हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो इनेक्टमेंट हुई है वो हुई है 25 अप्रैल 1872। जो इनेक्टमेंट डेट है वो है 25 अप्रैल 1872। और जो ये एक्ट कमेंस हुआ है, जो इन्फोर्स हुआ है, वो हुआ है 1 सितंबर 1872। इट मीन्स 1 सितंबर 1872 में ये एक्ट जो है एनफोर्स हुआ था। अब हम इसका प्रेम्बल शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है एक लैटिन टर्म कॉन्ट्रैक्टम, जिसका मतलब होता है कि दो पर्सन जो है टुगेदरली कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि इसका प्रेम्बल जिसमें लिखा गया, वियर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ हियर बाय इनेक्टेड एज फॉलो। जैसे कि इसमें लिखा गया है एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड, इट मीन्स यहाँ पे कंसोलिडेट वर्ड जो है वो मिसिंग है। जैसे कि इसमें लिखा गया है, इट मीन्स कि ये जो लॉ है ये एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है, इसे हमें बाकी अदर लॉज के साथ पढ़ना पड़ता है। और ये जो लॉ है ये है सब्सटेंटिव लॉ है। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है इसका प्रिलिमिनरी, फर्स्ट चैप्टर है इसका प्रिलिमिनरी, जिसमें है शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जाता है। इसकी जो कमेंसमेंट हुई है, ये जो कमेंस और एक्सटेंट है इसका, ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये 2019 की अमेंडमेंट से पहले जो है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब 2019 के बाद ये होल ऑफ इंडिया पर एक्सटेंड हो रहा है, मतलब कि होल ऑफ इंडिया पर लागू होता है। और ये जो एनफोर्स हुआ है ये हुआ है 1 सितंबर 1872 को। अब इसका कुछ पार्ट है जो इसमें सेविंग क्लोज दिया गया है, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम इसमें इसका जो है डेफिनेशन क्लोज सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है वो उसको पढ़ेंगे। इन दिस एक्ट द फ्लोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज इन द फ्लोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो है प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स ऑफर। इसमें लिखा गया ऑफर का मतलब क्या होता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटाइंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। मीन्स कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ ऑफर करता है और इस विलिंगनेस से करता है कि उससे बदले में उसकी असेंट लेगा, मीन्स उसकी कंसेंट लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी, ए ने ऑफर किया कि मैं अपना घर जो है तुम्हें 20 लाख रुपए में सेल करूँगा। अब ए इसमें क्या हो गया, ऑफरर, बी हो गया ऑफरी, जिसे ऑफर दिया गया। तो अब ए ने जो इसको बी ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपना हाउस जो है 20 लाख में सेल करूँगा, तो ए ने जो है इसको प्रपोजल दिया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑफर। अब नेक्स्ट है इसका acceptance. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. अब अगर B इसके इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टेंस बन जाएगा एक प्रॉमिस। अगर ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना घर तुम्हें 20 लाख में सेल करता हूँ और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बन जाएगा अब प्रॉमिस।
अब जब प्रॉमिस बन गया तो प्रॉमिस में द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। अब इसमें ए क्या हो गया, प्रॉमिसर, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी, और जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या हो गया, प्रॉमिसी। तो ये जो ऑफर जिसने दिया वो प्रॉमिसर हो गया, और जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया वो हो गया प्रॉमिसी। अब अगर किसी ऑफर को एक्सेप्टेंस दी जाती है तो उसमें कुछ कंसिडरेशन भी लिया जाता है। तो सेक्शन 2D जो है वो डील करता है कंसिडरेशन से रिलेटेड। इसका मतलब है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। अब जो कंसिडरेशन मीन्स उसके बदले में कुछ पैसा दिया या फिर कुछ सर्विसेज दी तो उसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे। अब ये कंसिडरेशन जो हो सकते हैं ये पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। और ये जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए ऑफरर जो प्रॉमिसर है जिसने ऑफर दिया उसकी डिज़ायर पर कोई भी पर्सन कर सकता है। अगर जिसने उसका एक्ट किया वो भी दे सकता है कंसिडरेशन, या फिर कोई अदर पर्सन भी दे सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे ए ने बी को ऑफर किया कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अब ए ने बी को ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, लेकिन हो सकता है जो कंसिडरेशन है वो सी दे। सी जो है बी का फादर है और वो उस ट्यूशन के लिए या जो भी क्लासेस देंगे तो उसकी कंसिडरेशन जो पे की जाएगी वो की जाएगी सी के द्वारा। तो इसमें जो ये सी हो गया ये हो गया, इसके बिहाफ पे जो कंसिडरेशन दी जाएगी वो दी जाएगी सी के द्वारा। तो ये इसमें एक थर्ड पार्टी होगी, ठीक है। तो कंसिडरेशन जो है वो या तो प्रॉमिसी भी दे सकता है या फिर उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन भी दे सकता है, ठीक है। अब कंसिडरेशन देने के बाद जो प्रॉमिस है या जो प्रॉमिस है उसकी कंसिडरेशन देने के बाद जो बनता है वो बनता है एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब उस एग्रीमेंट को जब हम लॉ के द्वारा एनफोर्स करवाते हैं तो 2H में बोला गया अगर उस एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल करवाया गया लॉ के द्वारा तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक वो जब तक उसने ए ने ऑफ़र किया बी को, बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसकी कंसिडरेशन दी गई तो वो बन गया एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनने के बाद जो अगर उसको लॉ के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है तो वो बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के द्वारा एनफोर्समेंट नहीं करवाई जा सकती, मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो इलीगल है, उसका पर्पज़ ही इलीगल है, तो वो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। उसके बाद आ गया अगर वो एग्रीमेंट किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे है, मान लो ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा अगर तुम सी का मर्डर कर दोगे, तो वो जो ऑफर हो गया वो क्या हो गया वॉइड नेचर का, क्योंकि उसका पर्पस क्या हो गया अनलॉफुल। लेकिन मान लो अगर ए ने बी से एग्रीमेंट किया लेकिन बी को धमकी दे के कोई एग्रीमेंट किया कि अगर तू मुझे ये घर मेरे नाम पे नहीं करेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। अब वो एनफोर्सेबल उस पार्टी के ऑप्शन पे है जिसको मतलब जिसके ऊपर वो कॉर्जन जो है उसके ऊपर किया गया, जो मतलब ए ने बी को मान लो ए ने बी को ऑफर दिया टू सेल हाउस टू मी अदरवाइज आई किल योर सन। अब ये जो ऑफर हुआ ना ये तो हो गया वॉइड नेचर का, बिकॉज इलीगल और इमोरल है, ठीक है। बट तो ये तो हो गया वॉइड, ठीक है। अगर अब ए ने बी को थ्रेट किया कि मैं तुम्हें मारूंगा
ए ने बी को थ्रेट किया कि मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुम मुझे हाउस सेल नहीं किया। अब ये बी के ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, तो इसको हम बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो एक पार्टी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो नेचर होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये वैलिड होते हैं, लेकिन तब तक वैलिड होते हैं जब तक दूसरी पार्टी इसको वॉइड डिक्लेयर ना करवा दे, तो इसको हम बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मैं आपको डेफिनेशन क्लोज को इन शॉर्ट कंपाइल अप करके बताती हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। ए है, ए ने बी को ऑफर दिया, ए क्या हो गया यहाँ पे ऑफरर, बी क्या हो गया यहाँ पे जिसको ऑफर दिया गया मीन्स ऑफरी, जिसको ऑफर दिया गया, ठीक है। इसी को हम प्रॉमिजर बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे प्रॉमिजी। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं तुम्हें 2 लाख में अपना घर हाउस सेल करूँगा। अब एक बी के ऊपर डिपेंड करता है, बी उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अब बी ने अगर ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो वो बन गया प्रॉमिस बन गया। अब इस ऑफ़र के जो 2 लाख की राशि है इसको हम बोलेंगे कंसीडरेशन। अगर ये कंसीडरेशन पे कर दिया, अब ये कंसीडरेशन बी भी दे सकता है और बी के बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन भी इसको पे कर सकता है। अब जब ये कंसीडरेशन पे हो गया और अगर ये वैलिड ऑफर है, मान लो अगर ये अनलॉफुल नहीं है, किसी तरह का इलीगल नहीं है, तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। अगर इस एग्रीमेंट को हम लॉ के द्वारा एनफोर्स करवा सकते हैं तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट अगर इलीगल पर्पस के लिए बनाया जाता है ये हो जाएगा वॉइड। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और दूसरी पार्टी के ऑप्शन भी है तो वो हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो ये वॉइड और वॉइडेबल चीज है आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। आपको आज की जो वीडियो है इसका जो डेफिनेशन क्लोज और इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट जो सेक्शन 3 है वो हम कल से शुरू करेंगे और आपको आगे का कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।